पता है भैया, एक ना कहावत बचपन से सुनी मैंने कि प्यार अंधा होता है। आपके बारे में मुझे किसने बताया हाँ कि प्यार बहरा भी होता है? हाँ, बहरा भी आप कनाडा गए, भाभी लंगड़ा भी होता है। नहीं, भाभी कैनेडियन सिटीजन, वो बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रही हैं। आपकी इंग्लिश से मैं भी वाकिफ हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और अंदर से जोश आता है और अंदर की हाइट मेरी और 1000 फीट की आ जाती है। कभी डांट के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी बेकार आदमी के रूप में, कभी इसके रूप में। मुझे लगता है कि दुनिया की सारी बेकार डिग्रियां सब मेरे पास है, जो मैं वाइफ से प्रवचन सुनता हूँ। ये एक्स से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, फेसबुक से लेके आज तक मैंने कभी भी अपने हाथ से कोई भी न्यूज़ नहीं डाली, क्योंकि मेरी वाइफ ने एक दिन बोला कि कम से कम ये तो सीख लो फेसबुक हाउ टू ओपन। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। आपसे अगर मैं बहुत स्ट्रेट सवाल पूछूं, बॉलीवुड बेहतर है या साउथ बेहतर है? सिनेमा बेहतर है। वेलकम टू द मिशमेश। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो इतना जाना पहचाना चेहरा है कि शायद इस देश में एक 10 साल के बच्चे से लेके और 80 साल के बूढ़े तक अगर सब लोग एक साथ टीवी पे बैठ के किसी को देख सकते हैं, एक साथ हंस सकते हैं, एक साथ रो सकते हैं और उनसे एक नाम पूछा जाए तो वो नाम आपका होगा। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी भी हैं, कोई आदमी, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर कोई आदमी उदास है, परेशान है और वो सिर्फ 10 मिनट आपके साथ बैठना तो छोड़ दीजिए, 10 मिनट टीवी पे, मोबाइल पे आपको देखता है, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपके उस आदमी के चेहरे पर खुशी होगी, एक मुस्कुराहट तो होगी होगी। तो स्वागत करते हैं आज के गेस्ट, मेरे लिए गेस्ट और एक कलाकार से पहले बड़े भाई, और उसके अलावा देश के सबसे सबसे ज़्यादा अजीज, सबसे ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया है आपको इस देश में, राजपाल यादव जी। तो राजपाल भैया, वेलकम और थैंक यू, आपने मुझे अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय दिया। थैंक यू मनीष, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, अब शुरू करते हैं भैया ना। आप अगर बड़े को इज्जत चाहिए तो छोटे को इज्जत देनी पड़ेगी, तो आपके लिए इज्जत थी, है, हमेशा रहेगी। खैर, बातों में तो आपसे कौन जीतेगा, लेकिन एक चीज़ बताते हैं भैया, अब शुरू करते हैं। वो उस टाइम से जब आप शाहजहांपुर से बॉम्बे पहुंचे, क्या सोच के पहुंचे थे? आप उससे पहले एनएसडी कर चुके थे और एक्टिंग में थिएटर कर चुके थे, बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जब आदमी बॉम्बे आता है ना भैया, तो उसको एक सपना होता है, मुझे ये बनना है। जैसे मैं कई लोगों से मिलता हूँ कि हीरो एक्टिंग करनी है तो क्या करना है, तो हर एक आदमी को तो शाहरुख खान बनना है। आप क्या सोच के आए थे बॉम्बे कि क्या बनना है? राजपाल यादव तो अपने आप में माइलस्टोन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, तो पक्की बात है आप राजपाल यादव को सोच के तो नहीं आए थे मुझे राजपाल यादव बनना है। क्या सोच के आप बॉम्बे आए थे कि आप, जहाँ एक स्मार्ट 6 फुट हाइट कंपलसरी है हीरो बनने के लिए, गोरा चिट्टा होना चाहिए और जिम भी जाना है, डोले भी दिखाने, आपको क्यों एक्सेप्ट करेगी इंडस्ट्री? क्यों आए थे आप? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पहले तो मैं बताऊं, शाहजहांपुर से अ, अभी मुंबई तो चौथा शहर है। जी। शाहजहांपुर, फिर लखनऊ, फिर दिल्ली, फिर मुंबई। और शाहजहांपुर पहुंचने के लिए 14 साल का जीवन है। जब बच्चा 9th में आता है तो 9, 5, 14, लगभग 14 साल की उम्र में शाहजहांपुर पहुंचे थे। तो 14 साल तक कंप्लीट एक प्राइमरी की लाइफ। मुझे खूब याद है कि जब गांव में मैं छोटा था तो पूरी गर्मियों में एक दूसरे के यहाँ छप्पर चढ़ते रहते थे सब एक दूसरे को, क्योंकि छप्पर अकेले नहीं चढ़ाया जाता। आज वो गांव पूरा लिंटर्ड मकानों में, अच्छे उसमें सबके घर बन चुके हैं। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा मुझे क्या करना है, ये बात सच है। लेकिन मुझे हमेशा ना जो पीछे है वो तो याद रहता है, लेकिन उसको ढो के नहीं चलता हूँ। और जो आगे पाना है वो नज़र में तो रहता है, लेकिन उसको पाने के लिए
जो प्रेजेंट है ना अपना वर्तमान, तो प्रेजेंट में हर समय प्रेजेंस लाइव रखी बचपन से। और वो प्रेजेंस में चाहे गांव की गली हो, चाहे वो कोई बच्चा बूढ़ा नौजवान हो, हमने हमेशा स्पॉन्टेनियस लाइफ जी है। और मुझे एनिमल इंस्टिंक्टिव की बहुत अंदर से चाह रही हमेशा कि एनिमल जो होते हैं वो हमेशा इंस्टिंक्ट के उस पे जीते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं आगे जा रहा हूँ तो आगे गड्ढा पड़ेगा। तो चूँकि परिवार बड़ा था और संसाधन सीमित थे, तो मुझे 10 साल की उम्र से, जब मैंने कक्षा 4 पास किया, तो कक्षा 5 में जब आया तो 9-10 साल का बच्चा होता है, उस समय से मैं फादर के साथ खूब काम करने लगा था, खेती बाड़ी का, हर चीज़ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और अंदर से जोश आता है और अंदर की हाइट मेरी और 1000 फीट की आ जाती है जब कोई अच्छा टैलेंट अच्छी हाइट के साथ अच्छी फाइट करता है। तो नहीं, मैं हाइट तो आपकी कम है ही नहीं। आपने सचिन तेंदुलकर ने जो सफलता के ऊंचाइयों को हाँ, छुआ तो है, वो उसके बाद अगर हाइट की वो तो अगर सवाल ही नहीं। करते मनीष, तो शायद नहीं, तो नहीं सोच पाते ये। तो कबड्डी खेलने में हमेशा कप्तानी की, और बिलीव करो कि हमारे जितने भी कबड्डी के जो हमारे साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे, जिस जिस मैच में कैप्टन नहीं था वो मैच हम हारे। इसलिए मैंने कभी भी कबड्डी, जब हमें कोई कैप्टन नहीं बनाता तो हम कहते तुम लोग खेल लो। तो हमारे साथ में जो तुम्हारी हाइट के लड़के वो नाराज़ हो गए कि कैसे छोटे छोटे हैं, 12-14 साल की तमीज़ नहीं है, कि तुम ही क्यों कप्तान बनोगे हर चीज़ में। तो गांव में इतने टेलीविज़न वगैरह तो थे नहीं उस समय जब अपन छोटे थे। तो मैं कहता था कि तुम सिर्फ ताकत से कबड्डी जीतना चाहते हो, और चाहे जीवन की कबड्डी हो, चाहे कुश्ती की कबड्डी हो, चाहे स्टेडियम की कबड्डी हो, चाहे खेल की कबड्डी हो, जिसमें कबड्डी का मतलब ये है जिसमें उठा पटक या भाग दौड़ जीवन की आपाधापी चल रही है। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि आप उस कबड्डी में अगर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं घोषित करते हैं तो आप मान के चलिए टीम का 12वां हिस्सा रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं टीम 11 में हूँ, तो मैं मान के बैठता था मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अच्छा, वो दूसरा बोलता था कि तुम कैसे हो सर्वश्रेष्ठ, तो मैं कहता हूँ कि इसमें मेरी गलतफहमी है, पागलपन है, तू अपना नुकसान तो बता, इसमें तेरा क्या नुकसान है। एक बार एनएसडी में कबड्डी हो रही थी, 2 महीने का स्पोर्ट्स गेम हुआ था काफ़ी, और कप्तानी को लेके झंझट हो गया, और हमने कहा कि आप कप्तानी कर लो, तो हम नहीं खेलेंगे। तो अब उन्होंने कहा कि लेकिन तुम गारंटी कैसे है कि तुम कप्तान रहोगे, मैच जीतोगे ही जीतोगे। तो मुझे लगा कि मैच जीतूंगा। हमने कहा हाँ जीतेंगे। तो मैच वो सारे लड़के मर गए, अकेला बचा मैं। अब जो हमारे सामने कबड्डी बोलने वाला आ रहा है, मनीष बिलीव मी ना, वो पाले पे खड़ा था कि मैं राजपाल को उस कोने से उठा लाऊंगा, पाले पे रखूंगा के, और मैं उस कोने बैठा हुआ कि ये हमसे 3 गुना, जैसे अपने नितिन भाई है ना, आप विश्वास करिए 10-5 2-4 किलो 5 किलो इनसे कम, इतना हमारे एनएसडी के बड़े सम्मानित वो थे, अब कबड्डी खेल रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम कबड्डी बोलने जाएंगे। अब हम पूरे चारों तरफ वहीं पे हमारा, वो शायद लास्ट कबड्डी का मैच था, उसके बाद तो हम नहीं खेल पाए क्योंकि फिर टेलीविज़न करने लगे, और जब कैमरा के सामने आ जाओ फिर एक उंगली की चोट भी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि नहीं तो शूटिंग बंद होगी। मैं कोने बैठा हुआ सोच रहा हूँ कि ये तो जैसे ही आएगा और पकड़ेगा मुझे, और अगर मैंने इनको पकड़ने की कोशिश की तो मुझे कंधे पे उठा के और लेके जाएंगे। क्या करूं। जैसे कबड्डी सीट वो बिसल बजी, और उन्होंने वो बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में आ रहे थे, मुझसे 1 मीटर दूर जैसे बचे तो मैं भेड़िए की तरह उनके ऊपर जंप कर गया। ठीक है, मैं जंप करके मैं उनके इधर आ गया। उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये जंप कर देगा मेरे ऊपर। तो पाले से वो जितना गए, और 1 मीटर जस्ट बचा लास्ट वाला लाइन, और वहीं से मैं उनके ऊपर जंप कर गया। अब वो जंप करने के चक्कर में, उठाने के चक्कर में, अगर मैं इधर आता तो 100% वो मुझे गोदी की तरह उठा ले जाते। मैं इधर आया
और इधर आने में वो सब डिस्टर्ब हो गया, इस चक्कर में वो धाम से वहीं पे गिरे। ठीक है, और उनकी सांस टूट गई। मैच मैच फिर जिंदा हो गया और वो मैच हम जीते। उसके बाद में 2 महीने तक वो हमारे भाटिया साहब थे जिनके साथ वो हुआ था, वो 2 महीने तक कह रहे थे एक बार एक मैच और खेलना है तुम्हारे साथ। हमने कहा जीती हुई है बाजी, हम हारना नहीं चाहते। तो ये जो चीज़ है वही मुझे शाहजहाँपुर ले आई पढ़ाने के लिए। वही फिर शाहजहाँपुर में ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में ले आई, जिसमें हमें रामलीला 1 साल करने का मौका मिला। अंगद का रोल भी किया था मैंने। और वही कि जब एक सीढ़ी क्रॉस की, अब दूसरी सीढ़ी पे कैसे जाएं, तो दिल में आया कि नहीं अभी थिएटर और करना है। तो पहुंच गया लखनऊ। लखनऊ में जब पहुंचा, लखनऊ में पता लगा कि हमें तो अभी डिक्शन ही हमारा ठीक नहीं है, हमें शाम बोलना बाकी है। शाम बोलते थे, शाहजहानपुर बोलते थे। फिर वो डिक्शन चालू किया और फिर उसके बाद में दिल्ली, क्योंकि पढ़ाई और थोड़ी करनी थी, दिल्ली पहुंचा। अब जब दिल्ली पहुंचा तो मेरे पास 2 डिसीजन थे, या तो मैं जीवन भर थिएटर करूं या फिर मैं आटा और आर्ट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए हिंदी सिनेमा करने मुंबई जाऊं। तो मुझे लगा कि थिएटर करके फिल्में नहीं की जा सकती, लेकिन अगर फिल्में आप करते हैं तो आपका आटा आर्ट का इंतज़ाम भी हो गया। लेकिन थिएटर अगर आप कमिटमेंट हैं तो थिएटर भी आप कर सकते हैं। और विश्वास कीजिए वो थिएटर और फिल्म्स, कभी नुक्कड़, कभी मंच, कभी टेलीविज़न, कभी 70 mm, और अभी मेरा नाटक अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, कलास्त्र जो है वो सोलो नाटक है 2 घंटे का, उसकी तैयारी चल रही। तो ऐसे आज भी मुझे नहीं मालूम कल मैं क्या करूँगा, लेकिन जिस सीढ़ी पे चढ़ जाता हूँ उस सीढ़ी पे दोबारा चढ़ने की इच्छा इसलिए नहीं होती कि सीढ़ी का मतलब जो अभी लगभग हाफ सेंचुरी मैंने 500 रोल कर लिए, अब नुक्कड़ नाटक, ये पूरी हर से टेलीविज़न से लेके फिल्मों तक बहुत कोशिश हुई एक जैसे रोल पाने की, लेकिन चुप चुपके का रोल किया एक बार तो दोबारा नहीं करने की इच्छा हुई। जंगल का रोल किया एक बार, दोबारा नहीं। बहुत सारी जंगल की जैसी भूमिकाएं आई, बहुत सारी माला माल वीकली जैसी आई। तो मुझे जो कैरेक्टर करने, अभी जैसे आज मैंने पॉडकास्ट कर आपके साथ कर रहा हूँ, तो मेरी इसके बाद तुरंत ये इच्छा होती कि पॉडकास्ट कर लिया, अब इसके बाद क्या, तो इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो मन और बुद्धि को थोड़ा दूर रखता हूँ, क्योंकि मन बहुत भटकाता है और लगभग 90% बच्चे मन से भटकते हैं, क्योंकि बोलते हैं दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं। लेकिन दिल और विवेक की सुनता हूँ, और दिल विवेक में लगता है कि अगर यहाँ पे जाना है या ऐसी फिल्म करनी है या ऐसे रोल करने हैं, तो बिलीव करिए बचपन से लेके यहाँ तक पहुँच गया, बस यही दिल और विवेक की सुन के और यहाँ तक करके आ गया। बहुत सारी बातें ना अभी हम एनएसडी की भी करेंगे, बहुत सारे सीक्रेट मुझे पता है, आपके दोस्तों ने बताया मुझे। आपके दिल की भी करेंगे। दिल का मतलब मैं भाभी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, आपके मन में बहुत सारे नाम चल रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। मैं भाभी की कर रहा हूँ भैया। अरे भाई बहुत प्यारे एकदम लेकिन आप बोलते बहुत शानदार हैं। पहली बात, शब्दों का जो भंडार आपके पास है वो मैं मानता हूँ मुंबई में काम करने वाले बहुत सारे कलाकारों के पास शायद नहीं है, और इसीलिए आप अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने बिना कुछ कहे मुझे 3 बातें आज इतनी सी छोटी सी बात में समझाई कि मुझे कोई सवाल आपके लुक्स, आपकी हाइट को लेकर नहीं पूछना है। जो आदमी अपने मामा को मार सकता है वो मुझे कहाँ छोड़ेगा। दूसरा, जो आदमी 100 किलो के आदमी गर्दन मामा पे, तक भरी, हाँ, अपनी माँ तक नहीं सोचा जो था। आदमी 100 किलो के आदमी की गर्दन पे वार करके कबड्डी में उसे धाराशाही कर सकता है, तो मैं तो 60 किलो का सिंगल पसली आदमी हूँ, मेरा क्या हाल होना है। तो इसके बाद हम बात आगे बढ़ाते हैं। अब हम हाइट और इन सब चीज़ों पे कोई बात करेंगे नहीं। हाँ, पूरी दुनिया से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ को आप उदाहरण लेके, अब मनीष भाई एक नहीं, और मैं बीच में रोक के बोल रहा हूँ, जो आदमी अपने मामा को नहीं छोड़े वो मुझे नहीं छोड़ने वाला है। तो सो सॉरी, अगले सवाल में ऐसे सवाल नहीं होंगे। नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं पूरी दुनिया के बच्चे बच्चियों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि पूरे आज हम आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, पिछले ज़्यादा नहीं जाते हैं, पिछले 500 साल के इतिहास में जाते हैं, जब शेक्सपियर जी आए। जस्ट आप ये देखो कि कोई भी, चाहे वो चार्ली चैपलिन जी हो, चाहे वो तेंदुलकर जी हो,
चाहे और भी बहुत सारे जिन्होंने जो छोटी हाइट के लोग हैं, जैसे खली साहब 7 फीट 3 इंच के हैं और उनके साथ एक लड़ाई करता था जो छोटा बिल्कुल उनकी कमर से एक बहुत बड़ा सुपरस्टार लड़ता था जो फॉरेन के, जो डेनमार्क के, नाम भूल गया हूँ, लड़ाई। आज थापा नेपाल के, जो शायद आज की डेट में सुपरस्टार जो हमारे यहाँ से आते हैं, और आप विश्वास करिए कि अपने 6-6 फीट के पहलवानों से 2-2 पहलवानों से अकेला अकेला बंदा फाइट करता है। अभी आप चले जाइए गूगल पे थापा और कुश्ती डालिए तो आपको पता लग जाएगा। मैं कि आज तक साइंस नहीं समझ पाई कि किसने आंखें बनाई। करेक्ट। आज तक साइंस ये नहीं कोई डॉक्टर ये नहीं पकड़ पाया कि सोनोग्राफी में हड्डियां बन कैसे रही हैं बैकबोन की, जहाँ पे 5 माँ की कोख है, पूरा ब्लड है, एक छोटा सा तार उसकी नाभि से जुड़ा हुआ है, वही उसको भोजन दे रहा है बच्चे को। करेक्ट। कितनी सोचने वाली बात है कि एक ब्लड में रह के बच्चा स्वर्ग महसूस करता है। तो मैं अपने बच्चे बच्चियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जो आपके बस में नहीं है, जिसको शीशे में सिर्फ आप देख सकते हो, आप क्यों इसकी चिंता कर रहे हो? आप मानो कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत संरचना हो और इस रचना से इतने सृजनशील काम कर दो कि पूरी दुनिया आपका उदाहरण लेके, पूरी दुनिया आपको उदाहरण दे के आगे बढ़े। उनका नाम सिनेमा के ले लो, चार्ली चैपलिन है। आप सोचिए कि इस बंदे ने कॉमर्स को चुनौती देना बड़ा मुश्किल है। आज अपन सब अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छी शर्ट दिखे, अच्छा ये दिखे, बहुत ग्रैंडर दिखना चाहिए, खूब गुड लुकिंग, मतलब माहौल, लाइटिंग वाइटिंग। चार्ली चैपलिन साहब ने आज से 400 गुनी कम सुविधाओं में, जहाँ पे डाल्डे के डिब्बे में बल्ब लगा के लाइट जलाते थे, ढिबरी से लाइट जलाते थे। एक जूता, एक पैंट, एक शर्ट, एक टोपी, एक स्टिक से एक फिल्म में बोले द ग्रेट डिक्टेटर, तो आज तक दुनिया का कोई एक्टर वो उतना नहीं बोला, और उसके बाद में फिर किसी फिल्म में नहीं बोले, फिर भी ऑडियंस उनके साथ चली। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो, अगर हम लोग तो बहुत, वो तो कितने साल पहले हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी अपने अंदर सोच सकता है, वो अपनी जिंदगी का सुंदर हीरो हो सकता है, अपने कर्म से, अपने सुकर्म से और अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से। आप चार्ली चैपलिन ले लो, अब्दुल कलाम जी ले लो, आप एक नहीं 50 उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने बगैर किसी सुविधा के और अपने आप को सुविधामय और सुखमय बनाया है। तो मैं सबसे कहूँगा कि कितने भी बच्चे बच्चियां हों, आप अभिनय में कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन अभिनेता कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब मस्खरागिरी करते हो, आपके अंदर उससे गंभीर मशविरागिरी नहीं होगी। बिलीव करिए, आप मस्खरागिरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मस्खरागिरी के लिए एक आपके इंटरनल बहुत गंभीर मशविरा अपने आप को दो, अपनी बॉडी को दो, अपनी 72,000 नाड़ियों को दो, अपने 7.5 करोड़ स्नायु तंतुओं से ज़्यादा के हैं उनको दो, और इस पंच तत्व रूपी ब्रह्मांड को, अगर आपने बोलते हैं कि जैसे कला फिजिकल तो हमारे माँ बाप, हम सबके माँ बाप हैं, लेकिन जिसको आपने बोला स्वीकार कर लिया, धारण कर लिया, बेस धारण किया, तो हमने कला का बेस धारण किया, तो यानी हम कला के पुत्र हुए। अच्छा भैया, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला एनएसडी के बारे में बात करेंगे। एनएसडी में कुछ आपके साथी थे, जब उनसे मैं मिला या टीवी पे भी हम सब लोगों ने देखा, जैसे नवाज भैया ने एक बात कही कि आपके घर में भंडारा चलता था। वो क्या है, वो बड़ा वायरल हुआ, लोगों ने बहुत पूछा, बोले यार ऐसा है क्या, आप राजपाल पे कोई मिलो तो पूछना। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं पब्लिकली पूछता हूँ, वो क्या स्टोरी है कि सबका खाना आपके घर में बनता था और ये होता था, वो स्टोरी एक बार आप बताइए, क्या है सीन? नहीं, कोई स्टोरी नहीं है, और मैं खाने में ये विश्वास करता हूँ कि जो भी जिसके आगे जो थाली है, वो उसके लिए ही ऊपर वाले ने बनाई है।
आप माध्यम बन जाओ, हम माध्यम बन जाएं, कभी ये माध्यम बन जाए, कभी ये खुशनसीबी है। इससे ज़्यादा जो नवाज़ भाई ने बोला है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जब तक हम हैं तो कोशिश करूँगा कि अगर ज़िंदगी में कभी ऐसी परीक्षा ना दे कि कभी रोटी बांटनी पड़े, क्योंकि रोटी, दो रोटी बोलते हैं ना, दो रोटी सबको चाहिए। लेकिन अगर खाने की बात आ जाए तो दो रोटी भी हो, चार लोग हों, तो उसको अकेले खाने के बजाय चारों लोगों में बटे तो मज़ा आता है। और यही बचपन से लेके आज तक मुझे पता नहीं कि मुझे अच्छा लगता है कि जब सब बहुत सारे लोग बैठ के खाते हैं तो मुझे भूख भी ना हो तो मुझे भी भूख लग जाती है। नहीं, ये तो आपकी जो सरलता है ना भैया, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत कम लोगों में होती है। मैं बहुत सारे लोगों से जब मिलता हूँ, देखता हूँ, तो लोगों को ना बड़ी कोफ्त होती है कि अरे कोई मुझे प्यार करता होगा, सेल्फी खींचनी है, फोटो लेना है। मैंने आपको देखा है सड़क पे उतर के, चाहे वो मेरी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड हो, नीचे खड़ा हुआ पियन हो, आप सबके साथ गले में हाथ डालते हो, फोटो खिंचवाते हो, और बड़े क्लोजली। आपको कभी ये नहीं होता नहीं थोड़ा डिस्टेंस रखो, मैं सेलिब्रिटी हूँ यार। तो ये तो आपकी मतलब वाकई में मैं नहीं, तारीफ इसमें करूंगा। बहकता है आदमी, मैं भी बहका था। 2005 की बात है। अब हम, मैं, मेरी वाइफ, मेरे मैनेजर साहब, उनकी वाइफ, मेरा दोस्त, उनकी वाइफ, 5-6 लोग, हम लोग 7 लोग गए थे जेंटिंग घूमने के लिए। और उधर से हांगकांग एयरपोर्ट पे आए तो हम लोग बहुत सारे बहुत देर सोए साए नहीं थे, घूम रहे थे। और तो मुझे ना सुबह सुबह बहुत नींद आ रही थी, कुछ अजीब सा हो रहा था मेरा दिमाग। एक परिवार था, अपना एनआरआई परिवार था, वो मुझे ना बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था। मैं उस पे भड़क गया एयरपोर्ट पे। सब कुछ ठीक था, एयरपोर्ट भड़क गया। वहाँ से थोड़ा माहौल जो है हमारे ग्रुप में सीरियस हो गया। फिर हम लोग आए, बैठे फ्लाइट पे, घर पे मुंबई आए, लेकिन जो हंसी और वो थी, वो सब थोड़ी गायब थी। माहौल बिगड़ चुका था। अब उतरे नीचे, इमिग्रेशन करने के बाद घर पहुंचे तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा, हमने क्या हो गया, तुम लोग ऐसा एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो मेरे प्रति? तो वाइफ ने एक चीज़ बोली कि तुम्हारा ड्रीम क्या था? तो मैंने कहा ड्रीम जो कर रहा हूँ एक्टिंग, और बस दुनिया जाने। बस वहीं पे वाइफ ने बोला दुनिया जाने, तो दुनिया जब जान रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? कौन सी खेती बाड़ी कर रहे थे आप एयरपोर्ट पे, जो उस परिवार से आप इतना मतलब मिसबिहेव करने लगे? काटो तो खून नहीं, कि वाकई जो चीज़ के लिए इतने सालों मेहनत की और अब लोग प्यार करने लगे तो मुझे चिढ़ क्यों होने लगी? बस वो दिन है और आज का दिन है। दुनिया का क्या सपना है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ये कोशिश कर ली कि आज के बाद या तो किसी को पब्लिक मिला नहीं, और मिला तो मैं चाहे किसी भी कंडीशन में हूँ, तो अगर अब बहुत भीड़ है, अब धक्के पक्के पड़ रहे हैं, तो वो तो अलग नहीं, बात वो है। अलग चीज़। नहीं तो कोशिश की कि अगर 800 करोड़ लोग हैं तो मेरा 800 करोड़ का सेल्फी, पहले 700 करोड़ थे तो 700 करोड़ लोगों के साथ हमने सेल्फी खिंचाने का सपना देख लिया था। तो मुझे क्या लगता है कि जिसका खिंच गया तो मेरा सपना पूरा हो गया, उसका पता नहीं। धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में जब तक है तो फोटो जैसी चीज़ के लिए जो है सौभाग्य ही समझूंगा, चाहे वो किसी भी स्तर के आदमी को कहीं पे भी खिंचवाने का मौका मिले तो कोशिश करता रहता हूँ। हाँ, जो मेरे कंधे पे हाथ रख देता है तो मुझे थोड़ा सा अनईजी हो जाता है, और जो मेरे से पीठ पे हाथ मिला के मुझे अच्छा लगता है। और अगर जो मेरे कंधे पे हाथ रखने से घबराता है या थोड़ा दूर से, तो मैं उसके कंधे पे हाथ रखने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन बिठाते बिठाते आई थिंक ये आदत पड़ चुकी है कि साहब किसी भी कंडीशन में हो, सेल्फी देने के लिए तैयार हो। ये तो क्या बात है। पता है भैया, एक ना कहावत बचपन से सुनी मैंने कि प्यार अंधा होता है। आपके बारे में मुझे किसने बताया कि प्यार बहरा भी होता है। हाँ, बहरा भी आप कनाडा गए, लंगड़ा भी होता है। नहीं, भाभी कैनेडियन सिटीजन, वो बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रही हैं,
आपकी इंग्लिश से मैं भी वाकिफ हूँ। आप इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पा हमारी रहे हो। तो इंग्लिश में फीस माफ थी। हाँ, फीस माफ थी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्यार ये जो बहरा होता है वाली कहानी है, इसमें क्या सच्चाई? भाभी से कैसे मिले और ये पता कैसे चला कि शादी भी हो सकती है? यार ये बात सही है। उसके बाद में जैसे अब मैं जब एक्टर हो गया हम्म, और आपको मैंने बताया, आप शायद जानते हो कि हमारी 2 शादियां हुई हैं। तो पहली शादी हमारी बचपन में ही, मतलब जो किशोरावस्था 20-21 साल की उम्र में होती है सब बच्चों की, क्योंकि मैं ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में भारत सरकार रक्षा मंत्रालय में अप्रेंटिस करने लगा था। और मैं बाई जैसे 10वां पास करने के बाद कोई नौकरी जिसको बोलते हैं तो वो मैं फौजी टेलर हूँ। ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है हमारे शाहजहाँपुर में, वो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय चलाती है। मैं उसके 29वें बैच का पास आउट हूँ, मेरा पूरा बैच उसमें काम करता है। अरे वाह। फिर जब ये फिर मैं थिएटर की दुनिया में जब चला गया और 1.5 साल का मेरी पत्नी के साथ में साथ रहा, और उसके बाद में फिर जब मैं जंगल वगैरह जब सब कर ली, तब हम लोग, तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं बन गया हूँ कि मैं अपने मन की शादी करूँगा, ये शादी करूँगा या वो शादी करूँगा जहाँ पे मुझे लगे कि, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है मनीष भाई। आप कहीं भी हो, जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है। इसलिए ये प्यार लंगड़ा होता है कि बहरा ये होता पता है नहीं। कि अंधा होता है, आज तक ये मिस्ट्री दसों हजार साल में कोई नहीं समझ पाया। बस इतना था कि बहुत सारी फिल्में कर रहा था, 15-16 फिल्में कर रहा था, और हर सेट पे लगभग हम लोग 200-250 लोग होते ही हैं और बहुत सारे जान पहचाने की, लेकिन ऐसा कभी मन में नहीं आया कि शादी भी करनी है। और कनाडा पहुंच गया द हीरो करने, और वहाँ पे 1 महीने कैलगरी में था। और वहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग फिल्में शूटिंग भी देखने आते थे। हमारे दोस्त हैं एक प्रवीण दवास, वो बोले, उनकी भी शूटिंग नहीं थी, मेरी भी शूटिंग नहीं थी, तो बोले राजपाल, और हम लोग जिम कर रहे थे, तो बोले कि आज कहीं घूमने चलें, तो बोले चलो, तो बोले का, तो कैलगरी से 40 किलोमीटर दूर एक कोकरेन जगह है, वो पूरी आइसक्रीम के लिए फेमस है। वहाँ पे लोग जैसे अब चारों तरफ से सिर्फ आइसक्रीम खाने आते हैं, वो पूरा एरिया ही सिर्फ हजारों तरीके की आइसक्रीम बिकती है वहाँ पे। वहाँ पे प्रवीण दवास ने अपनी फ्रेंड को बुलाया, फ्रेंड के साथ में राधा से मिला, और वो आइसक्रीम कोकरेन की खाई, और आज तक उसका बिल भर रहा हूँ। अब वो तो खाली पैसे भी मैंने नहीं दिए थे, मुझे लगता है प्रवीण ने दिए, किसने दिए, लेकिन कभी डांट के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी बेकार आदमी के रूप में, कभी इसके रूप में। मुझे लगता है कि दुनिया की सारी बेकार डिग्रियां सब मेरे पास हैं, जो मैं वाइफ से प्रवचन सुनता हूँ। ये तो है, कमी अगर अपनी सुननी है हम्म। तो बीवी से बेहतरीन क्रिटिक्स कोई हो नहीं सकता। हाँ, और वैसे कबीरदास जी ने बोला, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो हमेशा निंदक जितना सबसे करीब होता है, एक्चुअली वो ना छोड़ आप दिया। मोदी जी गुजरात से गए, बनारस में चुनाव लड़ा और देश के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार था कि जब यूपी और गुजरात के रिश्ते शुरू हुए। भैया की शादी उससे पहले हो चुकी थी और भैया की ससुराल गुजरात में है। नहीं नहीं, मैं गुजराती तो बच्चे, बूढ़े, गुजरात और नौजवान यूपी, सबका गुजरात बहुत। और यूपी का संबंध 2014 से ज़्यादा पुराना है। नहीं नहीं नहीं, बहुत, और बारह हजारों साल पुराना है। और गुजरात के बच्चे, बूढ़े, नौजवान की बड़ी कदर करता हूँ, क्योंकि मैं यदुवंशी फैमिली में पैदा हुआ। हमारे यहाँ पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा एरिया में चलन नहीं था, खेती बाड़ी का चलन था। लेकिन उसके बाद में चूँकि मैं अभिनेता बना, और मुझे संभालने के लिए मुझे लगता है कोई 3 डायमेंशनल लड़की ही चाहिए थी, तो शायद राधा ने जो हमारी कमी थी उसको बहुत अच्छे से पूरा कर दिया। आज तक विश्वास करिए, मैं मोबाइल में कभी 1 रुपया ना ट्रांसफ़र किया, ना मुझे पता है। मुझे ये नहीं मालूम है कि फेसबुक कैसे ओपन करते हैं आज तक। मैं जे आज
ये एक्स से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, फेसबुक से लेके आज तक मैंने कभी भी अपने हाथ से कोई भी न्यूज़ नहीं डाली। क्योंकि मेरी वाइफ ने एक दिन बोला कि कम से कम ये तो सीख लो फेसबुक हाउ टू ओपन। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सीख लूँगा 2 मिनट में कि ये ऐसे खोली जाती, ऐसे चलाई जाती, लेकिन इसको चलाएगा कौन? 3,500-4,000 नंबर इस मोबाइल में हैं। इसको अगर दीपावली, होली पे एक बार मैसेज आ जाए, तो जिसको रिप्लाई किया तो वो 5 मैसेज छोड़ता है, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, क्या चल रहा है आजकल? तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। सबको रिप्लाई। और मैं ना भी हम लोग एक्चुअली बहुत दुनिया के लकी लोग हैं कि हमने अंतर्देशी लिफाफे की भी लाइन देखी है, वो खत कटा हुआ कि बैड न्यूज़ है कि अच्छी, वो भी देखा है। उसके बाद में पेजर भी देखा, मोबाइल भी देखा, फिर धीरे 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 2025 आते आते अब आप आदमी कहने के लिए हो, अब सही कलयुग है। कलयुग का मतलब कला का युग और मशीनों का युग। तो आज पूरी दुनिया को सिर्फ मशीनें चला रही हैं, चाहे रिक्शे से लेके प्लेन हो और चाहे आदमी के दिमाग में मोबाइल है। मैं बचपन से मेरा दिमाग ना बहुत कंप्यूटर जैसा रहता है। मैं अगर इसमें आ जाता हूँ तो मैं इधर से ब्लैंक होने लगता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जब मेरे आसपास में मेरी श्रीमती ऐसी है जो जिसको पूरी नॉलेज है इसमें, वो जब सब काम कर लेती हैं, उनकी टीम है। हाँ, हमसे लाइन जो भी होती है हमसे पूछ के ही करते हैं कि ये लाइन रखें कि ना रखें। तो मैं लाइन में सलाह करता हूँ, मेरी देख रेख में होता है, लेकिन मैं कभी भी कोई मशीनरी यूज़ नहीं करता हूँ। मोबाइल भी खाली इनकमिंग आउटगोइंग, मैसेज किया, मैसेज सुना। मुझे इसमें लाखों साइटें, मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सा देखूं। क्रमबद्ध कुछ नहीं दिखता। एक जो चीज़ खोलो लाखों खुलती चली जाती हैं, जो चीज़ देखो वही वही आने लगता है। तो जब ये सब देखने लगूं तो मेरा दिमाग मैं कब यूज़ करूं? तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मशीन उतनी यूज़ करूं जितना मैं सुखी रहूं। आपने बोला दिमाग कैसे यूज़ करूं, इसी पे थोड़ा ये बताइए भैया कि जैसे आप इतनी सारी फिल्में आपने की, लगभग जहाँ तक मुझे याद है 200-250 फिल्में आप कर चुके हो। हाँ, 200 के आसपास रिलीजन से, मतलब ठीक है। लीड और सपोर्टिंग और एक सीन सब मिला के हो गई होंगी। मैंने स्क्रीन पे कई सारे राजपाल यादव देखे। जंगल का वो डकैत जिसको पहली फिल्म में ही स्टेज पे अवार्ड मिले, और बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन, तो निगेटिव कैरेक्टर में उस आदमी को अवार्ड दे दिया जा रहा है जो राजपाल यादव है। एक राजपाल यादव दिखता है मैं मेरी पत्नी और वो में जिसको यही कॉम्प्लेक्सेस कि उसकी वाइफ की हाइट उससे ज्यादा क्यों है। राइट। एक राजपाल यादव दिखता है चुप चुप के वाला कि कपड़े कौन अच्छे हाँ, साफ करता बांडिया। बोले मैं। इतने सारे कैरेक्टर्स के बीच में जब आप कैमरे के सामने होते हो, फिल्में कर रहे होते हो, आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है। क्या ये सब कुछ स्क्रिप्टेड ही है या जो आप इम्प्रोवाइजेशन करते हो? जैसे मुझे लगता है कि जब मैं आपको चुप चुप के में देखता हूं तो आपका ये करके भागना मुझे लगता है कभी स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं रहा होगा। गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन आप बताइए कितना राजपाल यादव का इनपुट होता है और उससे वो जादू पैदा होता है कि पूरी दुनिया आपकी फैन तो है ही है, आपको देखने के लिए पागल रहती है। जब उस कोई भी आदमी सबसे ज्यादा उदास में होता है तो वो टीवी पे राजपाल यादव देखना चाहता है। ऐसा क्या आप उसमें डालते हो? देखिए, मैं कुछ नहीं डालता हूँ। आप एक चीज़ मनीष भाई, आप ये भी मानो कि एक्टिंग इज नॉट अ रियलिटी, एक्टिंग इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी। मतलब जब एक्टिंग को हम रियल बोलेंगे तो फिर रियल को कैसे क्या बोलेंगे? हम जब सामने कोई एक्शन बोलता है, हम खूब फाइट करते हैं और जैसे कट बोलता है दोनों खड़े होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं कि आप भी सेफ हो, हम भी सेफ हैं, शॉट अच्छा मिल गया। तो इसके मतलब एक्टिंग में खिलौने खेले जाते हैं और जो रियल है ना उसमें रियल चीज़ें चलाई जाती हैं। गन ले लो, रियल में रियल गन चलती है और रील में नकली गन चलती है।
तो जब हम रियलिटी से इल्यूजन लेके, उससे इंस्पिरेशन लेके और उसको कैरिकेचरिश वे में, मिनिएचरिश वे में अपने ऊपर उस कैरेक्टर को ढो के और जब कुछ परफॉर्म करते हैं, तो उसमें अगर आप रियलिटी पेश करोगे तो आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि रियल पेश करना पॉसिबल ही नहीं है पूरी दुनिया में। तो हमारे एक प्रसन्ना जी एनएसडी में बहुत अच्छे टीचर मतलब हैं, वो हमें, उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं कि एक्टिंग इज लाइक गेम एंड प्ले लाइक गेम। जब हमारा असली रूप जो है कि अब जैसे आपने मैं मेरी पत्नी और बात, मनीष सच बात वन बोला, ऑफ माय फेवरेट फिल्म है। मुझसे एक पत्रकार साहब ने बोला कि राजपाल आपकी ये रियल स्टोरी है ये कि ये रियल स्टोरी है। तो मैंने कहा इस दुनिया में जितने भी हमने कैरेक्टर किए हैं, राजपाल के कैरेक्टर से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर मैं मेरी पत्नी और वो मेरी रियल स्टोरी हो जाएगी तो उसका नाम मैं मेरी पत्नी और वो थोड़ी होता, राजपाल राजपाल की पत्नी और वो नाम होता। मैंने जीवन में हमेशा लाखों लड़के लड़कियों को हाइट का कॉम्प्लेक्स खाते हुए देखा है। तो मैं मन में बस सोचता था कि अगर मैं कुछ हो पाया तो जो मैं काम करता हूँ अभिनय का, अभिनय के माध्यम से ज़रूर एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपने छोटा बड़ा अपने आप को किया है तो उसके कारण आप हो, कोई लंबा आदमी नहीं है। तो भैया जैसे आपको बहुत पहले से एक्टिंग में तो आप हो, आपने खुद बताया, आपने स्टेज किया, रामलीला की, अंगद वाला फोटो मैंने भी देखा। 25-28 साल लगभग आपको बॉलीवुड में हो गए। इन 25 सालों में आपने बॉलीवुड को कितना बदलते देखा? बॉलीवुड को कंप्लीट बदलते हुए देखा। जब मैं बॉलीवुड में आया था तो वो रीलें चलती थी घर वाली, मॉनिटर आ गया था, लेकिन जो स्टॉक आता था स्टॉक से बनती थी। फिर धीरे धीरे जो है कैमरा जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता चला गया, बॉलीवुड कंप्लीट डिजिटली में बदलने लगा। और आज 2001 का सिस्टम काम करने का, आई एम दी लकीएस्ट वन कि जो 2000 के सिस्टम में भी काम करना मौका मिला, 2010 के भी सिस्टम में, 2025 के भी सिस्टम में काम करने का मौका मिल गया। तो अभी ना पहले से 400 गुनी ज़्यादा सुविधाएं हैं। अभी शॉर्टकट बहुत हो गया। हम लोग ऑफिस फ़ोटो छोड़ने का भी सौभाग्य मिला कि पैदल जाके एक दूसरे के ऑफिस में भी घूमने का मौका मिला। लेकिन आज की डेट में वो सब कुछ डिजिटली हो गया है। आपको किसी के ऑफिस का पता करने की ज़रूरत नहीं, उसका ऑफिस खुद आपके मोबाइल में रहता है। तो आप अब सब कुछ, जितना फिजिकल मेहनत थी ना, वो ब्रदर बहुत आधी रह गई, और जो मेंटल मेहनत थी वो थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो थोड़ा डिसबैलेंस आदमी के उसमें लग गया कि फिजिकली और मेंटली जब दोनों में एकता का संपादन हो तो आई थिंक दौड़ बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा अभी, क्योंकि बॉलीवुड को समझने के लिए देश को समझना बहुत ज़रूरी, देश को समझना ज़रूरी है तो हर समाज को समझना बहुत ज़रूरी, और हर समाज को समझना तो हर परिवार को समझना, और फिर परिवार में बेटा है, बेटी है, भाभी है, भाई है, भतीजी है, वो रिश्ते बुआ का समझना बहुत ज़रूरी। हम लोगों को जो रिश्ते आसानी से बचपन में समझ में आ जाते थे और उनका बॉलीवुड में बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होता था, पिछले 20 साल में हमारे जो हमसे बाद वाली जनरेशन है, आई थिंक वो मिस कर रही है और वही बेसलेस हो रही है। बेस मजबूत नहीं है, किसी बच्ची में दिखता है, क्योंकि बेस इससे सेट हो रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको सेना में जाना है तो सुबह सुबह जॉगिंग तो करना पड़ेगा। करेक्ट। तो कोई भी फील्ड में दुनिया की जाना है, तो बॉलीवुड में जाना है, तो बॉलीवुड के बेसिक्स को समझने के लिए हम फिल्मों में क्या जीते हैं मनीष भाई? रिश्ते। या तो कॉमिक वे में जीते हैं, या सीरियस वे में जीते हैं, या कभी सोशल वे में जीते हैं, रिश्ते जीते हैं ना। और अगर किसी भी हमारे घर के बच्चों से पूछने लगो तो उनको बुआ से क्या रिलेशन होता है अंदाज़ा नहीं है। उनको जो हमारे गांव से दूसरी जब छुट्टियां होती थी
तो वो जब अपन 2 महीने पहले कि हमें मामा के यहाँ किसी की शादी है, हमें जाना है, तो वो अब हम लोग सुबह-सुबह मोबाइल से उसमें, तो वो जो शॉर्टकट है ना, वो बॉलीवुड में अभी शॉर्टकट थोड़ा हानिकारक है। अदरवाइज़ बॉलीवुड जो पहले बोलते हैं कला जितनी बिखरती है उतनी कला निखरती है। पहले जो बॉलीवुड 100 था अभी 1000 हो चुका है और धीरे-धीरे अगले 10-15 साल कला का स्वर्णिम युग है और मुझे लगता है भारतीय सिनेमा मैं हमेशा बॉलीवुड के साथ भारतीय सिनेमा का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा कि जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी सिनेमा आते हैं। अच्छा, आपने भी बोला भैया कि आप भारतीय सिनेमा का नाम लेना चाहोगे। एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात आजकल लोगों की ज़ुबान पे होती है, लोग बात करते हैं कि साउथ का थिएटर, सॉरी, जो साउथ का सिनेमा है, वो हिंदी सिनेमा से बहुत बेहतर है। क्योंकि लोग उधर बात करते हैं बाहुबली की और बहुत सारी ऐसी साउथ की फ़िल्मों की जो आईं और 500 करोड़, 1000 करोड़ टच कर गईं। वहीं बॉलीवुड में की फ़िल्में पिछले कुछ टाइम से इतना अच्छा नहीं कर पाईं, ऐसा लोग कहते हैं। आपसे अगर मैं बहुत स्ट्रेट सवाल पूछूं, बॉलीवुड बेहतर है या साउथ बेहतर है? सिनेमा बेहतर है। मेरी नज़र बड़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा और आप इसको बड़ा थोड़ा-सा 1 मिनट बड़ी सावधानी से उत्तर देना चाहूँगा। सबसे बड़ी जो है मौसी है, वो है हॉलीवुड, जो 1900 से जस्ट पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। 1913 में हमारा दादा साहब फाल्के जी ने जो है एक नींव रखी, जिसको आप भारतीय सिनेमा की नींव रखी। अलग-अलग नाम हो गए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझे 25 साल में मैंने कोई ऐसी फ़िल्म नहीं की, जिसमें 200-250 लोग एक फ़िल्म करने में जो ग्राउंड पे काम करने वाले होते हैं, तो एक्टर से लेके, कैमरामैन से लेके, स्क्रीन प्ले डायलॉग से लेके, राइटर से लेके, सिनेमेटोग्राफर से लेके, पानी पिलाने वाले से लेके पानी देने वाले तक, अगर 200-250 लोग हैं, तो विश्वास करिए मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि इसमें सिर्फ़ साउथ के लोग हैं या इसमें सिर्फ़ नॉर्थ के लोग हैं। उसमें सब मिक्सअप है। बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, मैं इसको बोलूँगा कि भारतीय सिनेमा है। भारतीय सिनेमा की कोई भी फ़िल्म बनती है, उसमें पूरे भारत के लोगों का योगदान होता है, ये बात आप मानिए। भोजपुरी फिल्मों के बारे में क्या कहेंगे? वो भी मौसी की कैटेगरी में है आज की नहीं, बिल्कुल बहुत भोजपुरी इतनी कमाल की लैंग्वेज है मनीष भाई, 33 करोड़ लोग यहाँ से लेके सूरीनाम तक भोजपुरी बोलते हैं। जब मैं 1-2 बार भोजपुरी के फंक्शन में गया, तो मैंने कहा कि मेरा सपना है कि भोजपुरी फ़िल्म भी 100 करोड़ की बने और मेरा ये भी सपना है कि ऐसी फ़िल्म बने जिसमें राजपाल यादव बहुत सारी मुझे करने की भी इच्छा है, लेकिन मैं ऐसी फ़िल्म मैंने निरहुआ को भी बोला, रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी, ये 3 स्टार ऐसे थे जो हमारे काफ़ी करीब रहे हैं। रवि किशन जी गुरु भाई के हैं, मनोज भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र आज नहीं 20 साल से हैं और निरहुआ छोटे भाई जैसा है। लेकिन हमने हमेशा फ़िल्म बनाने की कोशिश की, अभी तक कर नहीं पाया। हालाँकि मैंने 2 बंगाली की, 2 गुजराती की, 2 पंजाबी की, साउथ इंडियन की, अ, सब की। लेकिन भोजपुरी करने का संयोग नहीं बन पाया, लेकिन 100% मेरी एक ऐसी भोजपुरी फ़िल्म में काम करने का सपना है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब एक साथ बैठ के देख सकें, एक चूल्हे और किचन के साथ। वो फ़िल्म का ज़रूर हिस्सा बनना भोजपुरी चाहूँगा। भोजपुरी में एक्चुअली उनको ज़रूरत है कि अब वो टेक्नोलॉजी को छोड़ के कला की तरफ बढ़ें। अभी वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि रिमोट कैसे काम कर सकता है, रिमोट से क्या तो वो कला की तरफ बढ़े नहीं, रिमोट से। लेकिन बहुत प्यारी और लैंग्वेज है आपने और नाम लिया, वाकई मनोज भैया और इन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वहाँ के एम्बेसडर्स हैं कि ज़रूर कुछ ऐसा गाइडेंस आगे आने वाली कलाकारों की पीढ़ियों को दे कि भोजपुरी अच्छा करे, क्योंकि भोजपुरी बिल्कुल शुभकामनाएँ। बहुत प्यारी लैंग्वेज है और बहुत रिस्पेक्ट बहुत मैं मीठी, मैं भी बहुत खुद भी प्यारी करता है हूँ। बहुत ये जितने भी और सवाल मेरा है बहुत ये, लगाव है और मेरा हाँ, लगाव है, मैं और हम चाहता यूपी हूँ। वालों का स्पेशली रहता है भैया, क्योंकि जी, हम सब लोग उन्हीं में पले बड़े होते हैं, राइट। भोजपुरी बोलने वाले लोगों में उन्हीं के साथ रहे होते हैं। तो ये जो मेरा सवाल था बहुत मजाक के वे में था कि भोजपुरी में टेक्नोलॉजी है तो सही लेकिन और अच्छा जो भैया, जैसे आपसे मेरी जब भी बात हुई तो हमेशा मैंने आपको ये देखा कि आपके गुरुजी थे दद्दा जी, जी, जो अब समाधि ले गए और अब भगवान के श्री चरणों में हैं। उनको छोड़ के, क्योंकि आप उनको बहुत सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूँ और सब लोग करते हैं, वो एक बहुत पुण्य आत्मा थे। और आपके पिताजी भी अभी मुझे जहाँ तक मालूम है 2-3 महीने पहले वो भी भगवान के पास रवाना हो गए। ये परिवार को छोड़ के आप जैसा आइडियल भाई होना मुश्किल है, ये भी मैं पर्सनल रूप से जानता हूँ कि आप
बहुत प्यार अपने भाइयों से, अपने परिवार से, भाभी से, सबसे करते हैं। अगर मैं 3 लोग परिवार और दद्दा जी के अलग पूछूं जीवन में, 3 लोग जिनको राजपाल यादव, आज का राजपाल यादव है, इस बात का क्रेडिट देना चाहें, अगर किन्हीं 3 लोगों के साथ शेयर करना चाहो आप, कि आपकी ज़िंदगी में आपके पिताजी, परिवार के अलावा कौन से वो 3 लोग थे जो परिवार के सदस्य नहीं हैं, लेकिन आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और आज आप जो हो, उसमें आप उनको गिनते हो, कारणों में? देखिए, दद्दा जी तो जीवन के निर्देशक, फिल्मों में सौयों निर्देशक मिले, तो लेकिन आज जो आपने ये पहले क्वेश्चन पूछा, तो अगर मुझे ये जीने की ऊर्जा या जो कुछ भी मिला, वो दद्दा जी के श्री चरणों से मिला, उनके बिल्कुल, जीवन दर्शन से मिला। बिल्कुल, माता पिता का स्थान तो कोई छू नहीं सकता, बिल्कुल। लेकिन आपने अगर घर की बात की, घर में अगर घर और परिवार को ना रखा जाए, हुँ, तो आई थिंक कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा बताना भी, कौन-कौन है ये? और क्योंकि आप ऐसे नाम ले दोगे तो मेरे को तो नहीं पता चलेगा कि आप किसके बारे में बोला। और दिलीप आनंद जी हुँ, और ज़रीफ मलिक आनंद। ज़रीफ मलिक आनंद जी जो थे, वो एक कोरोनेशन आर्ट थिएटर संस्था चलाते थे, वो उसके संस्थापक थे। अच्छा। मैं कहाँ, लखनऊ में? शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर, तो जब मैं फैक्ट्री में अप्रेंटिस पहुंचा, तो मैंने वहाँ कृष्णा दादा, हम लोग सब प्यार से बोलते हैं, कृष्णा दादा से मैंने ये जिक्र किया कि आप लोग जो नाटक करते हो उसमें मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो कृष्णा दादा के उसी मोहल्ले के साथी थे दिलीप आनंद जी, जो अपनी आजीविका अलग अलग चीज़ों को करके, फेरी वाले से लेके सब, ये 2 आदमी ऐसे। कृष्णा दादा फैक्ट्री में सर्विस करते थे, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में, और दिलीप आनंद जी जो है वो गुमटी या वो कुछ ठेला वेला लगाते थे। ये दोनों आदमी मुझे ले गए ज़रीफ मलिक आनंद जी के पास, और उन्होंने मुझे वो सब किताबें पढ़ने का मौका दिया कि जो किताबें मुझे थिएटर में पढ़ने में या आगे काम करने में काम आई। तो मुझे लगता है कि दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, ये दुनिया, सातों समंदर, अगर आपने पहले जो 3 पेच हैं, तो अगर सिनेमा में हम बोलें हुँ, कि करियर में, कि राम गोपाल वर्मा जी, प्रियदर्शन जी, डेविड धवन जी, जो इन लोगों ने हमें 20 साल में कभी भी किसी फिल्म में ड्रॉप नहीं किया। अगर हम नहीं कर पाए या वो नहीं, तो कोई मजबूरी रही होगी। तो वैसे ये 3 आदमी शाहजहाँपुर के हैं। मुझे लगता है कि अगर हम दिल्ली, लखनऊ और ये सब कर पाए, तो ये 3 लोगों की बहुत 3 लोग महत्वपूर्ण मौजूद भूमिका हैं है। अभी? तीनों मौजूद हैं। अगर ये तीनों लोग मौजूद हैं तो हमारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से भी थैंक यू, इवन पूरे देश की तरफ से थैंक यू कि हाँ, राजपाल गाँव यादव के को, बाद और माता। हाँ, कि राजपाल यादव को पूरा देश, पूरी दुनिया जान पाई और आप उन तीनों को क्रेडिट देते हो, तो हम लोगों की तरफ एक से भी आप आदमी तीनों को और थैंक हैं यू। हमारे, एक अगर क्रेडिट देने में, आपने जब बोला कि हाँ, हाँ, एक और। जब कक्षा 8 पास करके, क्योंकि हमारे गांव से जहाँ पे 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर बंडा है, तो वो पूरा पानी में ही जाना पड़ता था, तो कच इतना कहीं कीचड़ में। तो हमारे प्राइमरी स्कूल के मुंशी जी थे, उनसे वो बड़ा डर लगता था, वो गुस्से में बेंत बेंत मारते थे। लेकिन उनके बेटे थे मटरू जी, वो शाहजहाँपुर में पढ़ते थे। तो मेरा एडमिशन कराने में हम दोनों भाई, हमारे बड़े भाई और हम, क्योंकि बड़े भाई का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपने परिवार हटा दिया परिवार था। अलग। अदरवाइज मेरी ट्यूशन, एक कमाल घटना की, जब हम बड़े भाई ने 12वां कर लिया और मैंने 10वां कर लिया, तो बड़े भाई ने कहा कि आई एम गोइंग बैक, राजपाल मैं वापस जाता हूँ, आप आगे बढ़ो। तो गांव में जाके मेरे बड़े भाई ने 4-4 बजे से 8-8 बजे तक ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के, जस्ट 2 साल बड़े हैं, क्योंकि खेती बाड़ी में तो हर महीने तनख्वाह नहीं आती है, तो उन्होंने मुझे और सेक्रीफाइस किया मेरे लिए। तो वो सेक्रीफाइस शायद ही मुझे परिवार से अभी तक जोड़े हुए है, जो परमात्मा की कृपा से। और आप हमेशा ऐसे ही खुश बने रहें, आपका और परिवार जुड़ा रहे हमेशा। कि वो मटरू जी रात रात में हमें एडमिशन कराने के लिए बहुत मेहनत की उन्होंने। तो आई थिंक ये 3-4-5 लोग ऐसे थे कि जिनके लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि जो जड़ में
काम जिन्होंने सींचने का काम किया, उस समय कोई भी बकरी भी पैर दबा देती तो पेड़ बुझ सकता था, लेकिन पहुंचा दिया। अच्छा, मुझे अंदाज़ा था भैया कि मैं राजपाल भैया के साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो बातों में जीतना मुश्किल होगा। एक छोटा सा सेगमेंट रखा है इसके लिए, हाँ उल्टा पुल्टा, हाँ जहाँ मैं आपको कुछ सिचुएशन दूंगा, हाँ आपको उस सिचुएशन में जवाब देना है। तो यहाँ राजपाल यादव की वाक्पटुता शायद कम चल पाएगी। अच्छा हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं। हाँ मैं आपको कुछ सिचुएशन दूंगा, आपको वो सिचुएशन में रिएक्ट करना है। जैसे आप अगर एक गुजराती बाप हैं और आप किसी को, अपने बच्चे को ढोकला बनाना सिखा रहे हैं, तो कैसे सिखाएंगे? जैसे ढोकला बनता है नहीं, वैसे तो गुजराती बाप कैसे सिखाएगा? मुझे पता नहीं नहीं, ट्राई कीजिए। अच्छा, बेटियां जिद कर गई कि आज ना वो गुजराती पापा, अभी आप ना गुजराती में ना कुछ सिखाओ, ढोकला बनाना सिखा दो। कैसे सिखाओगे बेटी को आप? मुझे बनाना नहीं आता, नहीं सिखा पाऊंगा यार, मैं। क्या ही करेंगे फिर भैया, आप तो ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे जवाब दे उल्टा देंगे। पुल्टा ट्राई करेंगे। नहीं, आप तो पुल्टा कर दे रहे हैं, उल्टा होने ही नहीं दे रहे हैं कहीं। अच्छा चलिए, चाय बनानी आती है आपको? चाय बनानी आती है। चाय सिखा दो। पहले पानी रख, गुजराती में भाई। एकदम पानी गरम करो तमें, फिर एમાં चीनी डालो, हाँ, पत्ती डालो, चाय पत्ती डालो, और दूध डालो, और अगर ना हो तो दूध किसी से बोलो कि दूध आपो। इसमें गुजराती कहाँ है? कहीं नहीं। चाय गुजराती, गाय गुजराती है। गाय गुजराती है जिसके दूध से चाय बन रही है, इसलिए भैया ने जो जवाब दिया है वो गुजराती चाय में सेट हो गया। कोई आई थिंक पूरे देश की चाय एक ही तरीके से बनती है। पूरे कन्वर्सेशन में इसी सेंटेंस, इसी बात पे तो जीत रहा हूँ मैं, इसको नहीं जाने दूंगा, यहाँ मैं जीता हूँ। हाँ? हाँ यार, तो दोनों में हार गया मैं। अच्छा, आप दिल्ली में रहे, एनएसडी किया, दिल्ली को बहुत नजदीक से देखा। चांदनी चौक गए हैं कभी आप? चांदनी चौक बड़ा रश वाला एरिया है, भीड़ रहती है खचाखच जी। इसके अलग आप मेरे लिए बड़े भाई जैसे भी हैं, तो मेरे पॉडकास्ट के लिए छोटी हेल्प करोगे आप? क्या? मेरे पॉडकास्ट के लिए ना मुझे कुछ रील डालनी है, जहां आप मेरा पॉडकास्ट प्रमोट कर रहे हो कि मनीष का पॉडकास्ट है, द मिशमैश, जरूर देखें। लेकिन ना वो चांदनी चौक के ठेले वाले की तरह बताना है। आ जाओ जो 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 और मनीष का मिशमैशी ना, मिशमैश। हाँ मिशमैश जो है वो पॉडकास्ट चालू हो गया है। सारे लोग देखो, जहां तक ये आवाज पहुंचे, सच में सही सही, अरे बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है भाई। पैसे कितने लोग भैया? पैसे कितने लोग? नहीं, पैसे तो पड़ते ही नहीं है इसमें, देख देख। अच्छा भैया, कभी अगर राजपाल यादव एक्टर नहीं होते, हाँ पॉलिटिशियन होते, हाँ, तो किसके जैसे पॉलिटिशियन बनना आप पसंद करते? ये उल्टा है, मैं पुल्टा बाद में पूछूंगा। तो राजपाल यादव जैसे पॉलिटिशियन बनना पसंद करते। कोई एक एग्जांपल कि एक पॉलिटिशियन जो आपको बहुत पसंद है और आप अगर बनते तो उसके जैसे बनते। ये अगर इसको पॉलिटिकली ना रखो नहीं, तो दिल से politically एज ए नहीं। फैन ये बोलना नहीं, चाहता मैं बताता हूँ भैया, ये उल्टा पुल्टा है। हाँ। और यहाँ जब सवाल उल्टे हैं ना, तो आपके जवाबों को भी मैं सीधा होने की, या पब्लिक भी जो देख रही है, इनको सीधा या सीरियसली लेने की कोई जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर मतलब जैसे बहुत सारे नेता आदर्श हैं, हाँ, लेकिन अगर एक आदमी ऐसा बनना तो आई थिंक मोदी जी का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि ये इसमें कोई नहीं, मीडियोकर बात नहीं है। पूरा देश उनको प्यार करता है, और हम भी उनको प्यार उन्होंने करते हैं। पूरे विश्व में जिस तरीके से अपने देश को रिप्रेजेंट किया है, तो बिलीव करो कि मोदी जी, मैं 89 पॉलिटिक्स में भी शुरू किया था, जब 15-16 साल का बच्चा होता है ना, 17 साल का, तो और 89 से लेके 2019 तक निष्क्रिय, पहले 2 साल सक्रिय राजनीति में था। आप हमारे शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना जी पहला इलेक्शन लड़ रहे थे, हम लोग छोटे अपने मोहल्ले में, तो उस तरीके से हम लोग इन्वॉल्व हुए थे। और 2019 में हमारे जीवन का आई थिंक संन्यास था, क्योंकि दद्दा जी जब ब्रह्मलीन हुए, दद्दा जी ने अभिनय का ज़्यादा ध्यान देने की बात की।
और इस बीच में पिछले 20 साल में बहुत सारे राजनीतिज्ञ हमने देखे, बहुत सबके फैन हूँ, लेकिन जिसमें एक आप 50 साल में एक नहीं 50 नाम ले सकता हूँ, ना, मुझे एक ही लेना है। लेकिन एक लेना है तो आई थिंक जिसकी सबसे ज़्यादा वर्किंग देखी मोदी जी आज मोदी जी आपको का, बहुत पसंद है। मोदी जी का कार्यशैली पसंद है। ऐसा कौन पॉलिटिशियन है जो पसंद नहीं है? एक्चुअली पॉलिटिशियन ऐसा कोई है नहीं जो पसंद नहीं। पॉलिटिक्स बहुत बड़ी सेवा है और पॉलिटिक्स में रहना बहुत कठिन काम है और पॉलिटिक्स करना बहुत कठिन काम है। तो मुझे लगता है कि कोई भी जिसने सफ़ेद कुर्ता पैजामा पॉलिटिक्स के नाम से पहना है, तो वो चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। आप इतनी गहरी सोच रखते हो यार, और वाकई में आपकी सोच ना बड़ी क्लियर है। नहीं, लेकिन क्लियर नहीं, यही सच्चाई है। नहीं, क्लियर है। मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगा, 750 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं लगभग, हाँ, जिनमें से मैं मान के चलता हूँ कि कुछ नहीं हो सकता है, कुछ देश छोटे हैं बड़े हैं, 500 करोड़ लोग आपको पहचानते हैं कि हाँ, ये भाई कोई चेहरा है, से, ये कोई है। 500 करोड़। हाँ? 500 तो हाँ पहचान गए होंगे। राजपाल भैया ने एक बार पॉलिटिकल पार्टी बनाई, 500 वोट नहीं आई। नहीं नहीं, जिस इलेक्शन से 2 महीने पहले वो बनाई पार्टी, और आप ये समझिए कि 150 विधायक लड़ाए। किसी को 500 वोट मिले, किसी को 1000 मिले, किसी को 1200 मिले, किसी को 5000 भी मिले, एक ऐसा उसको 15000 भी मिल गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी चलाने के लिए तो यू नीड टाइम, कि आपको 10-20 साल चाहिए पार्टी को सही खड़ा करने के लिए। लेकिन 2017 में मतलब इतना सब करने की पार्टी की स्थापना हो गई और लगभग 5 लाख के आसपास वोट अपने को मिल गए। तो बीज तो बहुत अच्छा पड़ गया था कि सबके मिला के अगर किया जाए तो 2 महीना पहले पार्टी बनी और कोई ज़्यादा कुछ भी ऐसा तामा झामा नहीं किया। खाली पहले तो गली गली घूमने का काम किया और उसमें मुझे ऐसा लगता है, देखो मेरे इलेक्शन तो मैं लड़ा नहीं, ना तो मैंने कभी लड़ा इलेक्शन, लेकिन ये जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनको बहुत करीब से समझने का मौका मिला और वो लर्निंग पीरियड था और पार्टी की स्थापना और 5 लाख वोट सब अगर 150-200 जो जिन लोगों को समर्थन दिया था, तो आई थिंक ये बहुत सही शुरुआत थी। अगर 10 साल लगातार सब काम छोड़ के, अभिनय छोड़ के, तो 2025 में अब तक लगभग खड़ी होने वाली भी हो जाती पार्टी, क्योंकि एक सांसद और 2 विधायक 3 विधायक कहीं से खाता खुला, उसके बाद पार्टी को फिर चलाने के लिए तो आपको मेहनत चाहिए। तो हमें, आई लव पॉलिटिक्स, मैंने पॉलिटिक्स से बीए किया है और मैं पॉलिटिक्स को, पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को बहुत डीपली फॉलो करता हूँ, लेकिन एंजॉय अभिनय में करता हूँ। क्या ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं आप, दिवाली पे भाभी के डर से पंखा साफ या बाथरूम में बैठ के सिंगिंग? बाथरूम में बैठ के सिंगिंग। तो गाना सुना दो फिर एक। मैंने सुना है आपके दोस्त हैं ना कुछ लोग एनएसडी वाले, कभी मिलते हैं तो बोलते हैं कि राजपाल गाता बहुत बढ़िया। नहीं गाता नहीं बढ़िया। अरे ये बिल्कुल लोगों तो ने फिर गलत पंखा साफ नहीं। करते हो, ये बात फिर मैं ऑन एयर डालूंगा और ये कट नहीं होने वाला है इसमें कुछ भी। फिर आप पंखा साफ करते हो घर में भाभी के डर से, अंडरलाइंड है ये। हाँ। इससे बेहतर है आप गाना तो सुना दो। गाना सुनाने से अच्छा है मैं पंखा साफ कर लूंगा। एक गाना। अब पता नहीं कि सुना पाऊंगा कि नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन क्योंकि गाना मेरी फील्ड नहीं है, सच बात है। इसीलिए उल्टा पुल्टा है। मैं आपसे सोनू निगम की उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सोनू निगम की मैंने फिल्में देखी हैं, वो राजपाल नहीं हो सकता। बहुत शानदार 2 ही कलाकार लाइन है वो। सुनाऊंगा, उससे ज्यादा फिर फेल हो जाएंगे, मतलब मजा नहीं आएगा। अंग्रेजी की तरफ फीस माफ। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन, कि दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको, मगर उसने रोका न मुझको बुलाया, न दामन ही पकड़ा
न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया। मुझे पता नहीं कैसा गाया। आपको बात आता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतना अच्छा झूठ बोलते हो। अच्छा, आपने गाना गाया, दो चीज़ें मैंने जज की। एक तो आप इतने बुरे सिंगर नहीं जितने आप खुद को बता रहे थे, और वो पंखे वाले से सिंगिंग 1000 गुना बेहतर थी। दूसरा, मुझे लगता है आपकी इंग्लिश में के साथ साथ मैथ की भी फीस माफ़ रही है। 2 लाइन की बात हुई थी, आपने 8 गाई हैं भाई। अब आर्ट में जो दो अच्छी लगे वो रख लेना है। नहीं, मैं जिनकी 8 ही आठ जाने अच्छी दूंगा। हाँ, तो उल्टा पुल्टा में हम चल रहे थे। हम्म, 2 चीज़ें और आपसे लास्ट पूछूंगा। तो दो ही लाने, आलकी के पाल की जय कन्हैया लाल की, ले हो गया। दो सवाल और रह गए छोटे छोटे से। अगर आप ना भैया बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, और इस बात को मैं सीरियसली कह रहा हूँ, उल्टा पुल्टा का पार्ट नहीं है। आप जब बोलते हैं तो लोग आपको सुनना चाहते हैं, और मैं भी इस बात का हमेशा से कायल रहा हूँ। भोजपुरी बोल लेते हैं आप? कम। हाँ, वो कम वाली चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, हम्म, ठीक है, भोजपुरी सिनेमा में नहीं बनना चाहता हूँ, हम्म, क्योंकि भोजपुरी में, आज के भोजपुरी सिनेमा में अगर मैं हीरो बनना चाहूँगा तो मेरा परिवार और मेरी पत्नी मुझे घर से निकाल देंगे। हम्म। मैं बनना हिंदी में चाहता हूँ, और आपको पता है मैं दिखता भी शाहरुख खान जैसा हूँ, हाँ वो तो ये तो आपको कॉन्फिडेंस है। अगर मैं बॉम्बे आना नहीं, चाहता मुझे हूँ, मनीष जैसे दिखते हो आप। नहीं मैं थोड़ा थोड़ा लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई तुम शाहरुख खान जैसे दिखते ठीक हो, है, ठीक है। या उल्टा कह दीजिए शाहरुख खान आपके जैसा दिखता है। लेकिन बहुत शानदार कलाकार हैं वो, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इसमें एक चीज़ है भैया, मैं दिल्ली आ रहा हूँ हम्म, एक्टर बनने। हम्म, हिंदी बहुत अच्छी समझता नहीं हूँ, भोजपुरी समझता हूँ। मेरे को भोजपुरी में 2-4 लाइनें मोटिवेशनल बताओ ना, कि मैं बड़ा एक्टर बन सकता हूँ, अपार्ट फ्रॉम माई लुक्स, क्योंकि मैं दिखता बहुत शानदार हूँ, मेरे को पता है। हम्म। उसके अलावा भोजपुरी में कुछ मेरे को बताओ, मोटिवेशनल ऐसा भर जाए। रहुआ एक काम करा, खूब मेहनत करा, ठीक है, हाँ। खूब मेहनत करा, और मेहनत करा, कह दिल बानी हो जाए ना महाराज, काहे चिंता करत बानी। मेहनत करा। बढ़िया करते हो आप तो। चलिए, अब एक लास्ट सवाल। हेल्थ को, अपनी फिटनेस को लेके भी आप बहुत जी। कॉन्शियस रहते हो। हाँ, योगा तो आपने करते ही हो आप पहले से। ऐसा कोई पोज बताओ योगा का जो देखा नहीं मैंने कभी, चेहरे से। इसमें हाथ पैरों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप एक्सप्रेशन के किंग हो। हम्म, हाँ, और ये कैमरा भी आपको फोकस करेगा। हम्म, आपको योगा से कुछ चीजें सिर्फ चेहरे से करनी है। आपको भाव बदलने हैं अपने एकदम तेजी से। एक गुस्से वाला राजपाल यादव, प्यार वाला राजपाल यादव, अचानक से एकदम सब बदल देना है। अच्छा, इसमें हाँ, चेंज ऑफ थॉट्स, चेंज ऑफ थॉट्स। हाँ, कितने कर दे, 50 कर देंगे। नहीं भैया, बहुत शानदार हैं आप। तो हमारे एक लास्ट सेशन है इसमें, सच या बकवास। मैं आपसे कुछ आपके बारे में ना चीजें सुनी है मैंने, गॉसिप। अच्छा, लोग बोलते हैं उल्टा सीधा। उल्टा सीधा मतलब खराब नहीं, कुछ भी। जैसे अ, आप अफ्रीका गए हैं कभी शूट करने? अफ्रीका घूमने गया, शूट नहीं किया। शूट नहीं करने गए, तो वो तब की बात रहेगी। जैसे उधर 2 अफ्रीकन लड़कियों से आपका अफेयर था, ऐसा मैंने सुना है। बकवास। ऐसे ही सवाल है, तो मैं अभी, हम अगले सेगमेंट में शुरू करते हैं। तो ये कुछ वो सवाल हैं जो मैंने इस पूरी अनस्क्रिप्टेड चीज में सिर्फ ये सवाल लिख के रखे हैं, करेक्ट। जो मुझे आपसे पूछने हैं। और ये ना मुझसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि राजपाल भी है तो ऐसे हैं, राजपाल भी है तो वो करते हैं, राजपाल भी है तो ये करते हैं। तो आज मैंने कहा पूछूंगा मैं, ठीक है। जो आप स्क्रीन पे कर रहे हैं, उससे आप बहुत सारे लोगों को खुशी बांट रहे हैं, खुद भी उतने खुश हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि कॉमेडियन असलियत में अंदर से बहुत दुखी होते हैं। नहीं, गंभीर हूँ, खुश हूँ। बहुत बढ़िया। गंभीरता किस चीज की? थॉट्स की, काम की, सिचुएशन की, या और बेहतर कैसे कर सकता हूं इस बात की? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन,
जो भी काम मिले या जो भी उसमें बेस्ट करने की कोशिश की हमेशा। वाह। आ, ये सवाल इवन हमने एक सीरियस नोट पे शुरू में लिया था, लेकिन फिर से क्योंकि आपके बारे में कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, तो उनको पढ़ रहा हूँ। बॉलीवुड में लुक से ज़्यादा अहमियत टैलेंट की होती है। 100%। आज से नहीं, 100 साल से। तो लुक्स की कोई आप अहमियत नहीं मानते? नहीं, लुक्स की भी अहमियत है, लेकिन यही है कि जैसे आप कबड्डी खेल रहे हैं उदाहरण के लिए, और अगर आपकी बॉडी अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, लेकिन उस टाइमिंग अभी अच्छी है, तो सोने पे सुहागा है। ये लुक्स का जिक्र आते हैं, मामा कबड्डी, फिर वही शुरू कर देते। ये आप धमकी, इतनी मीठी धमकी क्यों देते हो मेरे को आप? नहीं, कबड्डी ये उदाहरण देता ये हूँ जब भी हमेशा। मैं लुक्स की बात पूछता हूँ, और लुक्स की अहमियत मैं होनी कह रहा चाहिए। हूँ कि हर लुक्स की अहमियत है। हाँ, मैं बोला दुनिया में कोई जो लुक है वो लुक्स। वो 100% वो लुक है, और वो किसी से छोटा लुक नहीं है ना बड़ा लुक है। जैसे हाथी, अब हाथी इतना बड़ा है और चींटी छोटी सी है। लेकिन अगर उसकी सूंड में जरा सी चींटी कहीं पे चिपक जाए तो हाथी को डांस करवा देती है। तो मैं इस चीज़ में मानता हूँ कि कोई न कोई जो आँख बनी है 100% उसके पीछे वो कोई जो सृजन हार है, जो सृजन जिसने किया है, रचना की है, उसका कोई मोटिवेशन है। बहुत बढ़िया। एक ऐसी पागल फैन की कहानी होती है जो उसको जिंदगी भर याद रहती है कि यार कैसा फैन मिल गया था, कहीं एयरपोर्ट पे मिल गया। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बातचीत में बताया था कि थोड़ा खराब लगता है कोई आए और अचानक से कंधे पे हाथ रख दे, जी, और लगना भी चाहिए। मैं इस बात को 100% हाँ, एग्री करता हूँ। लेकिन एक होता है पागलपना, वो फैन ना कभी ऐसी हरकत कर देते हैं कि जब आपका जवाब ही नहीं होता कि मार दूं, हंस दूं, धकेल दूं, चला जाऊं। आपके पास ऐसी कोई कहानी है किसी मेरे फैन? पास रोज कहानियां एक आध घटी जाती एक बताओ ना भैया, कोई एक जो आपको लगता है सबसे मजेदार कहानी है। सबसे मजेदार कहानी कि मैं ऐसे शूटिंग में जो है शूटिंग कर रहा था, तो एक लड़का खड़ा था दूसरे घर का। जैसे आपके जो गली है, रो हाउसेस बने हुए हैं, तो हमारा शॉट शुरू हुआ और मैं जा रहा हूँ शूटिंग कर, और कैमरा इधर लगा है, मैं चला जा रहा हूँ, मेरा वॉकिंग शॉट है। तो तीसरे घर पे, मतलब पहला घर क्रॉस किया, दूसरा घर क्रॉस किया, तो मुझे लगा अब कट होने वाला है। कट होने से पहले एक लड़का अपने गेट के अंदर से वो शूटिंग देख रहा था, तो उधर कट हुआ तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। तो भाई उसने पहले तो मुझसे नमस्ते, तो मैं भी वो कट हो गया, नमस्ते क्या हाल है। वो सीधा इधर आ गया, नमस्ते करना होगा क्या गुड़िया। वो पता लगा मैं गायब हो गया, मुझे अंदर खींच ले गया, और खींच से हाथ ही नहीं छोड़ रहा है वो लड़का, और वो कह रहा है कि नहीं नहीं थोड़ी देर के लिए। मैं गुड़िया, उसकी सिस्टर थी या मतलब भतीजी थी या जो भी, तो वो लोग पीछे दौड़ रहे हैं कि वो अभिनेता किधर चला गया, और वो फैन ऐसा कि वो मुझे हाथ पकड़ के और सीधे वहाँ पे जाके अपनी बैठक में रोका जाए। मैं कह रहा हूँ क्यों यहाँ खींच लाया तू मुझे, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, और वो अपने सब परिवार को बुला रहा था। तो मुझे लगा कि ये बाद में फ़ोटो भी खिंचवा लिया, उसके बाद में वो जाके कैमरे के सामने खड़ा हो गया क्योंकि जान पहचान हो गई, और सबको पूरे मोहल्ले को बता रहे हमारे घर आए, अभी फ़ोटो खिंचवाए थे। और उसके बाद में वो भाई साहब उसने 2 घंटे जो शूटिंग की ऐसी तैसी की ना, तो वो जिधर, क्योंकि उसको पता नहीं था सिस्टम क्या है, उसको लगा यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ खड़ा हो जाओ, कट कट कट, अरे यार ये बीच में क्यों खड़ा है, ठीक है, अरे भाई तू पीछे, अच्छा इधर कैमरा है पीछे। मतलब उसने 1 घंटे की अगर वो शूटिंग हुई होती तो अपने आप में एक फिल्म हो गई होती। ऐसे बहुत अलग अलग हमें मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं। चलिए आपने प्यार भी करते हो, मैं भी उनसे बहुत अच्छा टाइम पास करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हूँ ही इनकी वजह से। सबसे पहले थैंक यू, आपने पता है अपने कीमती टाइम में से, आप, मुझे पता है आपके पास समय नहीं होता है, आपने इतना समय मेरे लिए निकाला, आप आए, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए। तो मुझे लगता है आज का ये मिशमैश हम यहीं ख़त्म करेंगे। ये आपका पॉडकास्ट सोने के खरे सिक्के की तरह है, और जियो और बढ़ते रहो आगे, और साथ में जो भी लाना दो लेके आना, और मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो एक चिप्स का तो एक पैकेट भी ले पॉडकास्ट कर ही लेते हैं। पॉडकास्ट कर ही लेते हैं। सो थैंक यू मिशमैश में जुड़ने के लिए, और बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी भैया के तरह जैसे ही कोई और एक शानदार गेस्ट के साथ। बहुत सारी बातें खोलेंगे, हर आदमी भैया के जितना अच्छा
वाक्पटु नहीं होगा कि सारे सीक्रेट छुपा जाए, सारी बातें गोल-गोल घुमा दे। कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ पकड़ में आएगा। सो सी यू गाइस, बाय-बाय। सी यू, बहुत अच्छा लगा। प्लीज प्लीज वॉच द मिश मैश। एकदम झक्कास प्रोग्राम है, एकदम बिंदास प्रोग्राम है, एकदम सच्चा और अच्छा प्रोग्राम है। आप सब लोग इस पॉडकास्ट का मज़ा लीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले जो भी गेस्ट होंगे वो इस पॉडकास्ट में बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि मनीष के साथ लगा ही नहीं कि ये कोई इस इतनी सरलता के साथ, इतनी अच्छाई सच्चाई के साथ जो भी क्वेश्चन आंसर करते हैं मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। आई थिंक द मिश मैश विल बी सुपर हिट। आप सबके दिल में बहुत अच्छी जगह बनाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर दिस मिश मैश, द मिश मैश। प्लीज देखो।